हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रंजीत सिंह जी के स्टूडियो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, जिससे आपको डेली ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो देखने को मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, वेदों का संकलन करता किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है महर्षि वाल्मीकि को, महर्षि वेदव्यास को, या गौतम बुद्ध को, या महर्षि विश्वामित्र को। आपका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, महर्षि वेदव्यास को वेदों का संकलन करता माना जाता है। आगे देखते हैं। वेदों को भारत का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास को माना जाता है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के कौन से मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख है? आपके ऑप्शन है पहले मंडल, दूसरे मंडल, नौवें मंडल, या तीसरे मंडल में। आपका सही जवाब है ऑप्शन 4, तीसरे मंडल में। आगे देखते हैं। तीसरे मंडल में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सविता को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। नवें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है तथा 10वें मंडल में चतुर्वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। अगला प्रश्न होगा, भारतीय संगीत की उत्पत्ति किस वेद से मानी जाती है? आपके ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, या अथर्ववेद से। आपका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सामवेद से। आगे देखते हैं। सामवेद का अर्थ गान होता है। सामवेद में मुख्य रूप से यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसी वेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। आपका अगला प्रश्न होगा, कर्मकांडीय वेद किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन है सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, या ऋग्वेद को कर्मकांडी वेद किसे कहा जाता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। आगे देखते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों का या विधानों का संकलन मिलता है, जिस कारण इसे कर्मकांडीय वेद कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है होत्र, उगदाता, या ब्रह्मा, या अर्धवायु। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला ब्रह्मा कहलाता है। आपका सही जवाब ऑप्शन तीसरा। आगे देखते हैं। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित ब्रह्मा कहलाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को पढ़ने वाले को ऋषि को होत्र कहते हैं, और जबकि सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहते हैं, और यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले को अर्धवायु कहते हैं। आगे देखते हैं। अब आपका अगला प्रश्न है, 6 वेदांगों में व्याकरण का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन है उच्चारण विधि, शब्द व्युत्पत्ति, कर्मकांड, या भागफल। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, शब्द की व्युत्पत्ति। आगे देखते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। इनमें व्याकरण का अर्थ, शब्द व्युत्पत्ति है, अन्य वेदांग है शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त तथा छंद। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किस वामपंथी नेता द्वारा सन 1934 में रखा गया था? आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा, या एम एन रॉय द्वारा, या सरदार सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा, आपका सही जवाब है एम एन रॉय द्वारा। आगे देखते हैं। संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम वामपंथी नेता एम एन रॉय द्वारा 1934 में रखा गया था। आपका अगला प्रश्न होगा, संविधान की संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों, आपका
सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। 22 जनवरी 1947 को संविधान की उद्देशिका को संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था। आपका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। अब आगे देखते हैं। उद्देशिका को संविधान सभा में 22 जनवरी सन 1947 को स्वीकार किया गया था। इसे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर सन 1940 को उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में संविधान सभा के समक्ष पेश किया। आपका अगला प्रश्न होगा। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? दोस्तों, भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। आपका अगला प्रश्न होगा, आगे देखते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1949 को स्वीकृति, अंगीकृत तथा अधिनियमित हुआ था, जबकि यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण भारतीय संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी को लागू करने का निर्णय 1929 को लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वीकार दिवस मनाने की घोषणा की गई। आपका अगला प्रश्न होगा, संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? आपका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल 389 सीटें थीं, जिनमें से ब्रिटिश भारत की सीटों में कुल कांग्रेस को 208 और मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप को बनाने में कितना समय लगा था? भारतीय संविधान के अंतिम प्रारूप को बनाने में कुल कितना समय लगा था? आपका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 2 साल 11 महीने और 18 दिन। आगे देखते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन। संविधान के फाइनल ड्राफ्ट को बनाने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आपका अगला प्रश्न होगा, संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन नियुक्त किए गए थे? दोस्तों, आपके ऑप्शन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, एम एस एन मुखर्जी, बी एन राव या जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, एस एन मुखर्जी। आगे देखते हैं। एस एन मुखर्जी को संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार नियुक्त किया गया था। ध्यान दें, बी एन रॉय को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान की मूल प्रतियां किस गैस में रखकर सुरक्षित रखी गई थी? आपके ऑप्शन है नाइट्रोजन, आर्गन, हीलियम, ऑक्सीजन। दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, हीलियम गैस में भारतीय संविधान की मूल प्रतियों को सुरक्षित रखी गई थी। आगे देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग किस यूनानी विद्वान ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था? आपके ऑप्शन है हिकेटियन या एरोटोथेनिस ने या स्ट्रैबो ने, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, एरोस्टेज ने। आगे देखते हैं। एरोस्टेज ने जियोग्राफी शब्द का प्रथम प्रयोग यूनानी विद्वान एरेटोस्टेज ने 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया था। आपका अगला प्रश्न है, आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन स्ट्रैबो को, एनेक्समेंडर को या जॉर्ज लेमेत्रियर को या अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। आगे देखते हैं।
आधुनिक भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता और एनेक्सिस मेंडर को विश्व का मानचित्र का निर्माणकर्ता माना जाता है। आपका अगला प्रश्न होगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत कौन सा माना जाता है? आपके ऑप्शन है दोलन सिद्धांत, महाविस्फोट सिद्धांत, जिसे बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं, या ऑप्शन तीसरा समअवस्था का सिद्धांत, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, महाविस्फोट सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। आगे देखते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत बेल्जियम के पादरी जॉर्ज लेमेत्रियर द्वारा प्रतिपादित महाविस्फोट सिद्धांत को ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति का मानक सिद्धांत माना जाता है। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में यह किसने प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? आपके ऑप्शन है केपलर, एडविन हब्बल ने, या कोपरनिकस ने, या स्टेफनो ने। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, कोपरनिकस ने। आगे देखते हैं, सर्वप्रथम कोपरनिकस ने 16वीं शताब्दी में यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा लगाते हैं। दोस्तों यह प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका अगला प्रश्न होगा, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और भाई बहनों को साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी या जिसे मिल्की वे की आकृति कैसी है? आपके ऑप्शन है दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल, या अव्यवस्थित, या गोलाकार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, सर्पिल। आगे देखते हैं, ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं को दीर्घवृत्ताकार, सर्पिल तथा अव्यवस्थित प्रकार की आकृतियां पहचानी गई हैं। हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेखला मंदाकिनी की आकृति की सर्पिल है। आपका अगला प्रश्न होगा, तारों में अपनी प्रकाश का स्रोत क्या होता है? आपके ऑप्शन है नाभिकीय विखंडन, रासायनिक अभिक्रिया, या नाभिकीय संलयन, या गुरुत्वाकर्षण। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, नाभिकीय संलयन। तारों में अपनी प्रकाश का स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। आपका आगे देखते हैं, तारे ब्रह्मांड में पाए जाने वाले गैसों के चमकदार पिंड होते हैं। इनमें अपना प्रकाश पाया जाता है जिसका स्रोत नाभिकीय संलयन होता है। आपका अगला प्रश्न है, खगोलीय दूरियों जैसे तारों के मध्य को व्यक्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है पार्सेक, नैनोमीटर, या प्रकाश वर्ष, या किलोमीटर। दोस्तों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, प्रकाश वर्ष। अब आगे देखते हैं, खगोलीय दूरियों यथा तारों व नक्षत्रों के मध्य व अन्य लंबी दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। एक प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष या पार्सेक का उपयोग भी अत्यधिक लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, 8 मिनट 20 सेकंड। आगे देखते हैं, प्रकाश वर्ष के निर्वात में चाल 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। सूर्य से धरती तक पहुंचने में प्रकाश को लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, अत्यधिक कम दूरी को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, कैंडेला, या डेसिबल। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, नैनोमीटर द्वारा अत्यधिक कम दूरी मापने के लिए नैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। आगे देखते हैं,
आपका अगला प्रश्न है, ध्वनि की प्रबलता को मापने की इकाई क्या है? आपके ऑप्शन है पास्कल, हर्ट्ज, डेसिबल या कैंडेला। ध्वनि की प्रबलता मापने की इकाई क्या है? आपका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, डेसिबल। डेसिबल द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापा जाता है। आगे देखते हैं, ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल में मापा जाता है। पास्कल दाब को, हर्ट्ज आवृत्ति को और कैंडेला ज्योति तीव्रता को मापने की इकाई है। आपका अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ल्यूमेन, क्यूसेक, डॉल्फ्सन इकाई या वोल्ट। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, डॉल्फ्सन। आगे देखते हैं, ओजोन परत की मोटाई डॉल्फ्सन इकाई में मापी जाती है। क्यूसेक जल के बहाव की मापने की इकाई है। आपका अगला प्रश्न होगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उद्गम स्रोत के रूप में एडम स्मिथ की किस पुस्तक को माना जाता है? आपके ऑप्शन है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट या दास कैपिटल या द वेल्थ ऑफ नेशन या उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, द वेल्थ ऑफ नेशन। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किस जर्मन दार्शनिक ने दिया था? राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत किस जर्मन दार्शनिक ने दिया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन पहला, कार्ल मार्क्स ने। आगे देखते हैं, राज्य अर्थव्यवस्था का पहला सिद्धांत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने 1818 से 1883 में दिया था। बोल्शेविक क्रांति 1917 के फलस्वरूप सोवियत संघ में राज्य अर्थव्यवस्था का विकास हुआ, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण भारत की किस प्रकार की अर्थव्यवस्था वाला देश है? आपके ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या राज्य अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। आगे देखते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था में राज्य अर्थव्यवस्था तथा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के लक्षण विद्यमान रहते हैं। भारतीय सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व के कारण यह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आपका अगला प्रश्न होगा, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, द्वितीयक क्षेत्र को। आगे देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र को में विनिर्माण के कारण होता है, जिस कारण इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है, जैसे कृषि कार्य। आपका अगला प्रश्न होगा, द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक को किस नाम से संबोधित किया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, ब्लू कॉलर जॉब द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, आगे देखते हैं, द्वितीयक क्षेत्र में उत्पादन में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न श्रमिक ब्लू कॉलर जॉब बैग नाम से संबोधित किया जाता है। कुशल श्रमिक को व्हाइट कॉलर जॉब कहते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, मानव निर्मित पहला उपग्रह कौन सा था जिसे सोवियत संघ द्वारा लॉन्च किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, स्पुतनिक फर्स्ट। देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में प्रवेश किया था? पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष में प्रवेश किया था? आपका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यूरी गागरिन। आगे देखते हैं, पृथ्वी की कक्षा में जाने वाले पहले व्यक्ति यूरी गागरिन थे जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 को
पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश किया और स्पेस में 108 दिन मिनट व्यतीत किया। आपका अगला प्रश्न होगा, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया? भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा 1962 को। आपका अगला प्रश्न होगा, भारत में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे किस स्थान से प्रक्षेपित किया गया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा थुम्मा रॉकेट विक्षेपण स्टेशन स्थल। नवंबर 1963 में देश में पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक अपाचे केरल में स्थित थुम्मा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन से विक्षेपित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के शुरुआती दिनों में तिरुवनंतपुरम स्थित सेंट मैरी मैगडेनियल चर्च रूम में कार्य करता है। आपके ऑप्शन है अनुसंधान केंद्र, मुख्य ऑफिस, लॉन्च पैड या डाटा संग्रहण केंद्र। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा मुख्य ऑफिस केंद्र। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में प्रोसेसिंग के बाद व्यवस्थित उपयोगी डेटा क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा सूचना। आपका अगला प्रश्न होगा, प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कल विकास किस फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने सन 1942 में किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा ब्लेज पास्कल ने। आगे देखते हैं, प्रथम गणना करने वाली मशीन पास्कल का विकास फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने ब्लेज पास्कल द्वारा वर्ष 1662 में किया था। आपका अगला प्रश्न होगा, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब होगा पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन है जॉन बॉन न्यूमैन, हरमन होलोरेट या चार्ल्स बेबेज या विलियम इंग्लिश ने। आपका सही जवाब होगा हरमन होलोरेट। आपका अगला प्रश्न होगा, एकीकृत सर्किट या कंप्यूटर चिप का आविष्कार किसने किया था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा जैक किलवी और रॉबर्ट नोयस ने। आपका अगला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव फ्रांसिस्को सम्मेलन में कब पारित हुआ था? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा 26 जून 1945 को। आपका अगला आगे है, संयुक्त राष्ट्र के गठन का प्रस्ताव 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में पारित हुआ, जो 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ। इसी कारण 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया गया। आपका अगला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आपका सही जवाब है ऑप्शन चौथा 51। संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों देशों की संख्या 51 है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपका अगला प्रश्न होगा, आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य देशों की संख्या 51 थी। शुरुआती में केवल 50 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन पोलैंड 15 अक्टूबर 1945 को हस्ताक्षर कर 51वां संस्थापक सदस्य बना था। आपका अगला प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा न्यूयॉर्क यूएसए में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पर बना है।
जो जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने दान में दी थी। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे का मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है, जबकि अन्य सभी अंगों के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं हैं? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश। निम्नलिखित में संयुक्त राष्ट्र की कार्यकारी भाषाएं हैं। आगे देखते हैं, वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र की अवधि अधिकारी और कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी और रूसी तथा स्पेनिश कुल 6 भाषाएं हैं। शुरुआती में केवल अंग्रेजी और फ्रेंच ही कार्यकारी भाषाएं थीं। आपका अगला प्रश्न होगा, जीवों के आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, पारिस्थितिकी। आगे देखते हैं, जीवों के आपसी संबंध और पर्यावरण के बीच उनके संबंधों को वैज्ञानिक अध्ययन पारिस्थितिकी इकोलॉजी कहलाता है। इस शब्द का प्रथम प्रयोग अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। आपका अगला प्रश्न होगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी का सबसे बड़ा और स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। आगे देखते हैं, आपका अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, सौर ऊर्जा। आपका अगला प्रश्न होगा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला प्रश्न है, भोजन के स्रोत के आधार पर शाकाहारी जीव पोषण स्तर में किस स्तर पर आते हैं? आपका सही जवाब है ऑप्शन द्वितीय पोषण स्तर पर। आगे देखते हैं, हरे पौधे, शैवाल आदि स्वयंपोषी उत्पादक होते हैं, प्रथम पोषण स्तर पर होते हैं। शाकाहारी जीव जैसे गाय मुख्य रूप से पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं, इसलिए वे प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, किंतु पोषण स्तर में वे द्वितीयक स्तर पर होते हैं। आपका अगला प्रश्न होगा, कुल खाद्यान्न उत्पादन में चावल का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, 43%। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? आपका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का स्थान दूसरा है। आपका अगला प्रश्न होगा, निम्नलिखित में से किस फसल को अनाजों की रानी के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, मक्का को। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने दोस्तों और भाई बहनों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।